इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 10 ऑफ डीबीएमएस और जो टॉपिक है दैट इज ईआर डायग्राम इन डीबीएमएस। ईआर का फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप। सो ईआर डायग्राम इन डीबीएमएस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कंप्लीट इसको हम पढ़ेंगे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इन डीबीएमएस, जिसको शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं। सो देखते हैं कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और फिर इसको डिटेल में भी हम थ्रू सम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या कुछ डायग्राम्स उसके बेसिस पे भी देखेंगे एक्सप्लेनेशन, बट कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स देख लेते हैं पहले। सो फर्स्ट पॉइंट है ER मॉडल स्टैंड्स फॉर एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। सबसे पहले तो आपको ER का फुल फॉर्म आना चाहिए, तो यहाँ पे ER का फुल फॉर्म क्या होगा? एंटिटी रिलेशनशिप। सो ER मॉडल स्टैंड्स फॉर एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इट इज अ हाई लेवल डाटा मॉडल। दिस मॉडल इज यूज टू डिफाइन द डाटा एलिमेंट्स एंड रिलेशनशिप फॉर अ स्पेसिफाइड सिस्टम। इधर हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो डीबीएमएस की बात करेंगे जो स्पेसिफाइड सिस्टम है। सपोज कोई डेटाबेस है तो वहाँ पे क्या क्या डाटा एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, क्या क्या उनके बीच रिलेशनशिप है। इधर डाटा एलिमेंट्स किसको कहा जा रहा है? बेसिकली आपके जो टेबल्स हो गए, ठीक है। टेबल्स क्या क्या हैं और उनको जब हम जो टेबल्स हैं उन्हीं को हम ईआर डायग्राम में क्या कहते हैं? एंटिटीज़। तो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ डिफाइन करेंगे जिनको हम यहाँ पे डाटा एलिमेंट्स भी कह रहे हैं। फिर उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उन एंटिटीज़ के बीच में, तो वो भी इस मॉडल में हम शो करते हैं। तो ईआर डायग्राम में जो एंटिटी रिलेशनशिप है इसका मतलब होता है एंटिटी क्या होगा। एक्चुअल में एंटिटी किसको हम कहते हैं? जो टेबुलर फॉर्म में बाद में जिसको रिप्रेजेंट करेंगे, जितने भी टेबल्स होते हैं ना उनको ईआर डायग्राम में एंटिटी कहा गया है। और जैसे टेबल्स में हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं डीबीएमएस में, वैसे ही एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है इसका मतलब वही है कि उन टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी। बट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग टेबल्स इन डीबीएमएस, मतलब टेबुलर स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करने से पहले हम एक मॉडल तैयार करते हैं। उसी मॉडल का नाम है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल के बेसिस पे फिर आपका डेटाबेस जो है कंप्लीट क्रिएट होगा। पहले हम ये बताते कि क्या क्या एंटिटीज़ हैं, मतलब जो भी जैसे एम्प्लॉई हो गया, देन आपका डिपार्टमेंट हो गया। सो ये डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ हो गई, मतलब इनके डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हम मेंटेन करेंगे। फिर इनके बीच में रिलेशनशिप, तो वो हम देखेंगे ईआर डायग्राम। और इसी ईआर डायग्राम को बाद में टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हम किसी वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में नहीं, वो भी अपकमिंग किसी लेक्चर में आएगा। तो सबसे पहले हम ईआर डायग्राम देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है इट डेवलप्स अ कंसेप्चुअल डिज़ाइन फॉर द डेटाबेस। डेटाबेस का एक ओवरऑल जो कंसेप्चुअल डिज़ाइन होता है वो ईआर डायग्राम मॉडल के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं। इट ऑल्सो डेवलप्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी टू डिज़ाइन व्यू ऑफ डाटा। पूरा डाटा क्या है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या एंटिटीज़ है, एक सिंपल सा व्यू मिल जाता है एक ईआर डायग्राम को देख के कि आखिर हम किस टाइप के डेटाबेस की बात करें, उसमें किस टाइप का डाटा होगा, क्या क्या रिलेशनशिप होगी, एक ओवरव्यू मिल जाता है देख के उसको। नाउ इन ईआर मॉडलिंग द डेटाबेस स्ट्रक्चर इज पोर्ट्रेड एज अ डायग्राम कॉल्ड एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ईआर मॉडलिंग में वो जो कंप्लीट डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है उसको हम एक सिंपल सा एक डायग्राम के फॉर्म में पोर्ट्रे करते हैं और उसी डायग्राम को कहा जाता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। यही डायग्राम बाद में प्रॉपरली डेटाबेस के रूप में इम्प्लीमेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज वी डिज़ाइन अ स्कूल डेटाबेस। सपोज हम एक स्कूल डेटाबेस की बात करते हैं। सो इन दिस डेटाबेस द स्टूडेंट विल बी एन एंटिटी। तो इसमें एंटिटीज़ क्या हो सकते हैं? वैसे तो स्टूडेंट हो जाएगा, आपका टीचर भी इसमें आएंगे, फिर क्या क्या कोर्स है, मतलब सब्जेक्ट्स, ये सारी क्या हो गई? एंटिटीज़। बट सपोज हम फिलहाल एक ही एंटिटी की बात करते हैं। सपोज स्टूडेंट नाम की एंटिटी है, ठीक है। तो हर एंटिटी की ना कुछ क्वालिटीज़ या कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, उन्हीं को एट्रीब्यूट्स कहा गया है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट एंटिटी हो गई, अब उसके कुछ एट्रीब्यूट, हर एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सपोज इधर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? स्टूडेंट का एड्रेस होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, उसका आईडी होगा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट की एज होगी, एट्सेट्रा, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, बहुत सारी और डिटेल्स हो सकती है। तो इन सबको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो ये जो स्टूडेंट एंटिटी है ईआर डायग्राम में, इसी को हम बाद में टेबुलर फॉर्म में इसी का टेबल बनेगा। जैसे स्टूडेंट नाम का एक टेबल बन गया और ये जो एट्रीब्यूट्स है यही बाद में कॉलम्स बनते हैं।
ये जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हम ऊपर लिखेंगे ना, सपोज जैसे ये 5 कॉलम्स ले लेते हैं हम, और यहाँ पे जो कॉलम्स लिखेंगे ना, तो यहाँ जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स यही एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो एक ईआर डायग्राम को कैसे टेबुलर फॉर्म में करना, वो भी हल्का सा आइडिया तो आपको लग ही गया होगा यहाँ से। बाकी डिटेल में भी हम देखेंगे। जो एंटिटी होती है वही टेबल का नाम होता है, और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो फाइनली कॉलम्स के नेम बन जाते हैं, और बाद में इन रोज में एक्चुअल डाटा आप एंटर करेंगे, मतलब स्टूडेंट का क्या रोल नंबर है, नेम है, उसको एक्चुअल डाटा कहेंगे। सो नाउ दी, तो हमने क्या देखा, स्टूडेंट एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक स्कूल नाम का डेटाबेस है, उसमें वैसे तो बहुत एंटिटीज़ है, जैसे मैंने बताया स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, फिर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं क्लास हो सकती है, कितनी सारी क्लासेस जैसे होती हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट सपोज एक एंटिटी है, और उसके एट्रीब्यूट्स हमने सपोज एड्रेस, नेम, आईडी, एज, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। नाउ द एड्रेस कैन बी अनदर एंटिटी। एड्रेस के और एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं, स्ट्रीट नंबर, लाइन 1, स्ट्रीट लाइन 2, डोर नंबर, हाउस नंबर, ये सब लिखा रहता है ना, पिन, स्टेट, क्योंकि एड्रेस के अंदर और एड्रेस के अपने एट्रीब्यूट्स हैं। तो एड्रेस उस केस में क्या बन गई, ये एड्रेस खुद तो एट्रीब्यूट है ही, बट इसके भी एट्रीब्यूट्स है, तो उस केस में एड्रेस एक टेम्परेरीली हम कह देंगे एड्रेस खुद में एक एंटिटी बन गई है, और उसके क्या एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, सिटी, स्ट्रीट नेम, पिन कोड, एट्सेट्रा, एंड देयर विल बी अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो एड्रेस को हम क्या करेंगे, क्योंकि एड्रेस के अपने एट्रीब्यूट्स, एड्रेस को आप सेपरेटली एक टेबल बना लीजिए, और स्टूडेंट टेबल और एड्रेस टेबल में हम रिलेशनशिप डिफाइन कर देंगे। और ये सब कैसे होता है, ये सब आपको आगे आप देखते जाइए, तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा कि रिलेशनशिप्स किस तरीके से फॉर्म होती है। तो देखिए, ये एक सिंपल सा ईआर डायग्राम है, स्टूडेंट एंटिटी है, किसी भी एंटिटी को हम रेक्टेंगल शेप में डिपिक्ट करते हैं। ये ईआर डायग्राम में इसका बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ के लिए किस शेप का यूज़ कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल में क्या आएगा, एंटिटी, तो स्टूडेंट नाम की एंटिटी, और उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, सपोज 4 एट्रीब्यूट्स की हम बात करते हैं। स्टूडेंट का सपोज आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, और स्टूडेंट की एज। और ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, ये आपके इस तरीके से, ये सर्कल नहीं है, ये इलिप्स है, ओवल टाइप, ये इस तरीके से, ये सर्कल नहीं आएगा, ठीक है, इट विल बी ओवल शेप, ये कुछ इस तरीके का है, इलिप्स टाइप में आएगा, ओवल में, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स हो गए। तो एक सिंपल सा ईआर डायग्राम हमने देख लिया स्टूडेंट नाम का, ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। अब हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, एक ईआर डायग्राम के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की यदि हम बात करें, सो लेट्स टॉक अबाउट ईआर डायग्राम। तो एक ईआर मॉडल जो होता है उसमें मेन क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंटिटी होती है, जैसा कि हमने पीछे देखा, स्टूडेंट, एग्जाम्पल भी आप देखते जाइए, एट्रीब्यूट जैसे स्टूडेंट के एग्जाम्पल्स थे, मतलब एट्रीब्यूट्स थे, वैसे ही हर एंटिटी के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उन डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ में क्या होता है, रिलेशनशिप, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एंटिटीज़ में और एक क्या चीज़ आ जाएगी, रिलेशन। तो ईआर मॉडल में ये 3 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशन। एंटिटी तो वही जैसे स्टूडेंट है एग्जाम्पल, एट्रीब्यूट उसके जो स्टूडेंट नेम, आईडी, एज, वो एट्रीब्यूट्स हो गए। फिर डिफरेंट डिफरेंट जैसे स्टूडेंट और टीचर जब एंटिटी बनेंगे तो उनमें भी कुछ रिलेशन डिफाइन करेंगे हम। हर एंटिटी आपस में रिलेटेड है, कोई भी अलग से काम नहीं कर रही। फाइनली हर डेटाबेस में एंटिटीज़ आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो उनके बीच में रिलेशन है, तो वो भी हम देखेंगे। सो ईआर मॉडल में एंटिटी है, तो एंटिटी नॉर्मल तो सारी स्ट्रॉन्ग ही रहती हैं, बट एक कॉन्सेप्ट आप एंटिटी में पढ़ेंगे, वो है वीक एंटिटी का कॉन्सेप्ट। अब आप कहेंगे कि यहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों क्यों नहीं लिखा। देखिए, जिसके आगे सिर्फ एंटिटी लिखा है समझ जाओ कि वो स्ट्रॉन्ग ही है, अपने आप में वो कंप्लीट एंटिटी है। लेकिन वीक एंटिटी यदि लिखा है तो समझ लो कि वो वीक मतलब डिपेंडेंट है किसी और एंटिटी पे, इसीलिए सिर्फ वीक एंटिटी लिखा है, क्योंकि नॉर्मल एंटिटी का मतलब ही है कि वो अपने आप में मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। वीक एंटिटी का मतलब होता है जो डिपेंडेंट रहती है किसी और एंटिटी के ऊपर, उसके अपने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स नहीं रहते हैं। अब एट्रीब्यूट की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स हम पढ़ेंगे। उसमें है की एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड डेराइव्ड एट्रीब्यूट, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम। और रिलेशनशिप भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। अब इसको डिटेल में भी आपको नहीं सोचना है कि क्या चीज़ क्या होती है, वो आप वीडियो ये लेक्चर पूरा देखते जाइए, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और एक सीरीज़ में प्लेलिस्ट को देखिए,
जिस सीरियल नंबर में जो वीडियो है वही देखिए, थोड़ा भी आप जंप करेंगे तो कोई टॉपिक स्किप हो जाएगा और फिर आप समझ नहीं पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले हम एंटिटी की बात कर लेते हैं। एन एंटिटी में बी एनी ऑब्जेक्ट, एंटिटी इधर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी क्लास, पर्सन और प्लेस, किसी भी चीज़ को एंटिटी बोल दिया गया है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि वो लिविंग थिंग ही हो, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकती है। जैसे स्कूल डेटाबेस की बात की तो उसमें एंटिटी क्या हो सकती है, स्टूडेंट, टीचर, फिर क्लास, फिर आपका सब्जेक्ट, ठीक है, कुछ भी आप मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में डाटा कलेक्ट कर पा रहे हैं तो वो चीज़ आ गई आपकी एंटिटी में। इन द ईआर डायग्राम एन एंटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल्स, तो जैसा कि हमने पीछे डायग्राम में देखा, ईआर डायग्राम में एंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल के फॉर्म में। ना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंसिडर एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन एग्जाम्पल। सपोज अभी स्कूल डेटाबेस की बात करी थी हमने, अब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वहाँ के डेटाबेस को ले लेते हैं। तो वहाँ क्या क्या एंटिटीज़ हो सकती हैं, जैसे मैनेजर, फिर प्रोडक्ट, क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में तो डिपार्टमेंट भी एक एंटिटी हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब ऐसे और भी एंटिटीज़ हम ले सकते हैं। सो दीज कैन बी टेकन एज एन एंटिटी, या इंडिविजुअली आपस में, इंडिविजुअली ये क्या क्या है, इनको इंडिविजुअली हम कहेंगे एंटिटी, मतलब मैनेजर एक एंटिटी है, प्रोडक्ट एक एंटिटी है, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, इंडिविजुअली ये सब क्या है, एंटिटीज़। जैसे ये देखिए, जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात की हमने, तो वहाँ दो एंटिटीज़ की सपोज हम बात करें, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, मतलब एक एम्प्लॉय है जो किसी उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और इन एंटिटीज़ के बीच में कुछ रिलेशनशिप भी होगी, दोनों कनेक्टेड होंगे, तो वो रिलेशनशिप यहाँ पर डिफाइंड है। एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, मतलब ये एम्प्लॉय वर्क कर रहा है इस डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, ये रिलेशनशिप हो गई, ये दोनों एंटिटीज़ हो गई। और रिलेशनशिप को हम कैसे वो करते हैं डेपिक्ट, वो होता है इस तरीके से, रोम्बस कह लीजिए, इस तरीके से रोम्बस, और यहाँ दो एरो दे के कनेक्ट कर देना आपको एंटिटीज से, और जैसी भी रिलेशनशिप है उसको अंदर आपको लिख देना। इसको रोम्बस कह लीजिए, डायमंड सिंबल कह लीजिए, ठीक है, इस तरीके का सिंबल आएगा। सो इसका मतलब है रिलेशनशिप, ये एंटिटी हो गई, और जो इस तरीके से ओवल शेप में हम देते थे दैट वाज फॉर एट्रीब्यूट्स। अब हमने नॉर्मल एंटिटी तो स्ट्रॉन्ग ही एंटिटी होती है, वीक एंटिटी का एक कॉन्सेप्ट देखा था। तो वीक एंटिटी क्या होती है, वीक एंटिटी होती है जो किसी और एंटिटी पे डिपेंड करती है। An entity that depends on another entity is called a weak entity. The weak entity doesn't contain any key attribute of its own. जैसे हर एंटिटी का अपना कुछ इंपॉर्टेंट की एट्रीब्यूट होता है ना, इसका कोई अपना की एट्रीब्यूट नहीं होता, इसीलिए इसको कहीं और डिपेंड होना पड़ता है किसी और एंटिटी के ऊपर। द वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डबल रेक्टेंगल। वीक एंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल रेक्टेंगल से। देखिए सिंगल रेक्टेंगल है तो समझ जाइए वो तो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग एंटिटी है ही नॉर्मली, इसीलिए उसको सिर्फ हम एंटिटी लिखते हैं। और यदि ऐसे डबल रेक्टेंगल आप कर देंगे ना, और ये डबल रेक्टेंगल भी आपको ये जो बाउंड्री से बिल्कुल सटा के इस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ पे लिख दीजिए कुछ भी एंटिटी का नेम, तो ये वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल से डिपिक्ट करते हैं। और ये रेक्टेंगल देखिए इस तरीके से नहीं होगा कि भाई ये हो गया रेक्टेंगल और फिर बिल्कुल ऐसे छोटा सा गैप दे के, नो ऐसा नहीं, बाउंड्री से सट सट के बस और एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ कर देना, तो वो वीक एंटिटी का सिंबल हो गया डबल रेक्टेंगल। जैसे लोन है, ये अपने आप में एक एंटिटी, और इंस्टॉलमेंट भी एंटिटी है। तो इंस्टॉलमेंट को हम डबल रेक्टेंगल से वो कर रहे हैं क्योंकि एक वीक एंटिटी है, किस पे डिपेंड है, इंस्टॉलमेंट टोटली लोन पे डिपेंड है। इंस्टॉलमेंट की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इंस्टॉलमेंट जो है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, इट इज़ बेस्ड ऑन लोन। तो यहाँ लोन तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो गई एंड इंस्टॉलमेंट वीक एंटिटी। अब एंटिटी की बात कर ली हमने जनरली, अब हम एट्रीब्यूट देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स सी एट्रीब्यूट। द एट्रीब्यूट इज द एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। किसी एंटिटी की प्रॉपर्टी को ही एट्रीब्यूट कहा जाता है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्लिप्स के रूप में। ये देखिए ऐसा
एक्लिप्स कह लो, थोड़ा थोड़ा ओवल कह सकते हैं आप। एक्लिप्स इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एक्लिप्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हमने यूज़ किए थे? आईडी, फॉर एग्जाम्पल आईडी, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम एटसेट्रा कैन बी एट्रीब्यूट्स ऑफ अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के ये एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे स्टूडेंट है, देन ये एट्रीब्यूट्स। इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे राउंड शेप आ गया है इस डायग्राम में, इसको ओवल कर लीजिएगा। पूरा रेक्टेंगल दिखा, इसमें सर्कल आ गया पूरा, थोड़ा सा इसको करेक्ट करिएगा अपने लेवल पे, ठीक है। ये ड्रॉ करते हुए सर्कल हो गया था, आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। फाइन। तो एंटिटीज क्या हो गई? स्टूडेंट नाम का टेबल है, उधर एंटिटीज क्या हो गई? आईडी, फोन नंबर, मतलब एंटिटी तो स्टूडेंट है, एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? आईडी, फोन नंबर, एज एंड नेम। फाइन। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, ये इसमें क्या होता है, ये इस हर एंटिटी में ये की एट्रीब्यूट मतलब ये उस एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा और इसकी वैल्यूज़ जो होती है वो अलग अलग होंगी। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो जब हम डाटा उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो स्टूडेंट के रोल नंबर को हम एक की एट्रीब्यूट ले सकते हैं। एट्रीब्यूट्स तो बहुत सारे, स्टूडेंट का नेम भी है, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर भी है, एड्रेस भी है, बट स्टूडेंट का रोल नंबर, आप रोल नंबर हो गया या स्टूडेंट की आईडी, वो की एट्रीब्यूट क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसकी वैल्यू यूनिक रहती है, रिपीटेड नहीं रहती है, हर स्टूडेंट की यूनिक वैल्यू होगी। तो उस एट्रीब्यूट से हम पूरे स्टूडेंट की डिटेल्स निकाल सकते हैं। सो वो एट्रीब्यूट जो किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है तो उसको हम की एट्रीब्यूट कहते हैं। इसी को बाद में, इसी की एट्रीब्यूट को प्राइमरी की भी बनाया जाता है। नाउ द की एट्रीब्यूट इज यूज टू रिप्रेजेंट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। किसी भी एंटिटी की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसी के थ्रू डिफाइन होती है, की एट्रीब्यूट के थ्रू। और यही चीज़ बाद में कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? प्राइमरी की के रूप में। इट रिप्रेजेंट्स अ प्राइमरी की। प्राइमरी की भी वही होती है जो किसी रो या रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। द की एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन इलिप्स विद द टेक्स्ट अंडरलाइन। अब की एट्रीब्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ये नॉर्मल एट्रीब्यूट तो ऐसे था ही, की एट्रीब्यूट में हम सपोज स्टूडेंट का आईडी की एट्रीब्यूट है, तो की कोई जो भी की एट्रीब्यूट होगा उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। तो हमें जो भी दिखेगा ना कि अंडरलाइंड है इलिप्स के अंदर, तो समझ जाइए वही एट्रीब्यूट आपका की एट्रीब्यूट है और वही प्राइमरी की बनेगी टेबुलर फॉर्म में। ये देखिए, ये जहाँ भी सर्कल दिख रहा है इसको आप ये ऐसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सब इलिप्स फॉर्म में होंगे। बट चलिए इसी में डायग्राम में अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेते हैं हम। स्टूडेंट नाम की एंटिटी, तो उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं हम? आईडी, नेम, एज एंड फ़ोन नंबर। अब यहाँ आईडी को अंडरलाइन कर दिया गया, दैट मीन्स यही आपका की एट्रीब्यूट है, ठीक है। और यही चीज़ बाद में प्राइमरी की के रूप में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। की एट्रीब्यूट हो गया। अब हम कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट देखते हैं कि वो क्या होता है। सो एन एट्रीब्यूट दैट इज composed ऑफ, ये इज कर लेना यहाँ पे, एन एट्रीब्यूट दैट इज composed ऑफ मैनी अदर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज अ composite एट्रीब्यूट्स। एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अपने और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उसके भी अपने एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसको composite एट्रीब्यूट कह देंगे। द composite एट्रीब्यूट इज represented by an ellipse and those ellipses are connected with an ellipse। इसके अपने भी एट्रीब्यूट्स हैं। तो सपोज ये एड्रेस, स्टूडेंट का एड्रेस एक एट्रीब्यूट है, उसको तो इलिप्स फॉर्म में हम लिखेंगे ही। इसको कॉम्पोजिट है तो इसका मतलब इसमें से और आप इसके भी एट्रीब्यूट्स आप इलिप्सेस में लिखेंगे इस तरीके से। तो इलिप्स को इलिप्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये खुद एक एट्रीब्यूट है इसलिए ये इलिप्स में है। इसके भी अपने एट्रीब्यूट्स है, तो एट्रीब्यूट को तो इलिप्स फॉर्म में ही, इलिप्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का नेम एक एट्रीब्यूट है। ये नेम भी किस एंटिटी से आया है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाम की सपोज एंटिटी है यहाँ पे स्टूडेंट, मैं भी कंप्लीट नहीं लिख रही, आप समझ जाइएगा, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। स्टूडेंट एंटिटी है, उसका एक एट्रीब्यूट है नेम, लेकिन नेम एक कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है क्योंकि इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? अब ये टेम्परेरीली ये एंटिटी बन गई, इसके अपने एट्रीब्यूट्स मतलब ये आप यही इलिप्स फॉर्म में इसके एट्रीब्यूट्स लिख दीजिए। लेकिन अब आप कहेंगे ये जब एंटिटी बन गई तो इसको क्यों नहीं रेक्टेंगल कर सकते? क्योंकि ये तो अपने आप में एक एट्रीब्यूट है ना, इसीलिए इसका सिंबल ऐसे ही रहने देंगे इलिप्स। फिर इसके क्या एट्रीब्यूट्स है? फर्स्ट नेम,
मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट कहेंगे जो एट्रीब्यूट उसके अपने खुद एट्रीब्यूट्स हो। स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट के एड्रेस के अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, सिटी, सिटी लाइन 1, सिटी लाइन मतलब स्ट्रीट लाइन 1, स्ट्रीट लाइन 2, डोर नंबर। एड्रेस में तो और भी बहुत एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। तो हो गया कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट देख लिया हमने, की एट्रीब्यूट देख लिया। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ये तो नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें मोर देन वन वैल्यू पॉसिबल है, जैसे फ़ोन नंबर हो गया आपका। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, एक एट्रीब्यूट की एक से अधिक वैल्यू हो सकती है। दीज एट्रीब्यूट्स आर नोन एज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ऐसे एट्रीब्यूट्स को मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं। और इसके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है डबल ओवल। सिंगल ओवल तो नॉर्मल एट्रीब्यूट के लिए था, और डबल ओवल जहाँ हो गया आप समझ जाइए ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। और इलिप्स के केस में क्या था, सिंगल रेक्टेंगल तो आपका नॉर्मल एंटिटी हो गई, और डबल रेक्टेंगल किसके लिए यूज़ करते थे हम, फॉर वीक एंटिटी। और यहाँ ओवल में आप ये मत कहिएगा कि ये वीक एट्रीब्यूट के लिए होता है, नो, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए होता है। ठीक है, जब एट्रीब्यूट की बात कर रहे हो तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और इसमें भी ये जो इलिप्स है, डबल, जो आप डबल इलिप्स का यूज़ करेंगे या डबल ओवल कह लीजिए, तो ये वाली लाइन बिल्कुल बाउंड्री से सट सट के ड्रॉ करनी है, और फिर यहाँ जो भी लिखिए आप एट्रीब्यूट का नेम। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मीन्स मल्टीपल वैल्यूज़ होती है, इसकी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट कैन हैव मोर देन वन फ़ोन नंबर, एक से अधिक फ़ोन नंबर हो सकता है स्टूडेंट का। तो ये जो फ़ोन नंबर एट्रीब्यूट है ये आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। ऐसे इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे डबल ओवल में। अब डेराइव्ड एट्रीब्यूट की बात करते हैं। डेराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब होता है इसको किसी और एट्रीब्यूट से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट इज नोन एज अ डेराइव्ड एट्रीब्यूट। एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम किसी और एट्रीब्यूट से डेराइव कर सकते हैं तो वो डेराइव्ड एट्रीब्यूट कहलाते हैं। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश्ड इलिप्स। डेराइव्ड एट्रीब्यूट को ऐसे डैश इलिप्स करके, डैश 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 होगा, इलिप्स फॉर्म ही, लेकिन वो डैश्ड इलिप्स होगा। ठीक है, इस तरीके से डैश्ड इलिप्स। और यहाँ जैसे स्टूडेंट का की एज या पर्सन की एज, उसको हम किस एट्रीब्यूट से डिफाइन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से। तो एज को हम ऐसे डॉटेड ओवल या डैश्ड ओवल में, डॉटेड ओवल नहीं है, डैश्ड ओवल है, डैश्ड ओवल की में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सनस एज चेंजेस ओवर टाइम एंड कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट लाइक डेट ऑफ बर्थ। ये जो एट्रीब्यूट होता है ना, ये तो ओवर टाइम चेंज होता रहता है, बट ये किस पर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है एज पर। एज या मतलब सॉरी, एज इज डिपेंडेंट ऑन डेट ऑफ बर्थ। ये किस पर डिपेंड है, डेट ऑफ बर्थ पे। डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स रहेगी। एज जो है कभी भी डिफाइन कर, कभी भी डेराइव करनी हो, निकालनी हो, तो वो कौन से एट्रीब्यूट से हम निकाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से। सो डेट ऑफ बर्थ तो आपका मेन मतलब वैसा एट्रीब्यूट हो गया नॉर्मल, और आपका एज क्या हो गई, डेराइव्ड एट्रीब्यूट, क्योंकि उसको हम डेट ऑफ बर्थ से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज स्टूडेंट नाम की एंटिटी है, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए नेम, बर्थ डेट मतलब वही डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी लिखिए, स्टूडेंट का रोल नंबर और एज। एज क्योंकि हम किससे डिफाइन कर मतलब डेराइव कर सकते, बर्थ डेट से, इसीलिए एज को हमने डैश्ड ओवल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो एज ये क्या हो गई यहाँ पे, डेराइव्ड एट्रीब्यूट। तो किस टाइप के एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सिंबल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ईआर डायग्राम में। आपको सिंबल देख के पता चल जाना चाहिए कि भाई ये किस टाइप का एट्रीब्यूट है या किस टाइप की एंटिटी है। अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, एंटिटी पढ़ ली, एट्रीब्यूट्स पढ़ ली, अब रिलेशनशिप। एंटिटीज़ के बीच में कुछ रिलेशनशिप होती है, उसी को रिलेशनशिप कहा गया है यहाँ पे। और रिलेशनशिप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन एंटिटीज़। दो एंटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो एक रिलेशनशिप के थ्रू हम डिस्क्राइब करते हैं। और रिलेशनशिप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमंड या रोम्बस सिंबल से। डायमंड और रोम्बस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, जो कि हमने देखा ही था। इस तरीके से जो सिंबल था, और फिर यहाँ जो भी रिलेशनशिप है उसको आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टीचर और स्टूडेंट है, सपोज स्कूल डेटाबेस की बात कर लेते हैं। टीचर है, स्टूडेंट है, तो टीचर टीचेज स्टूडेंट, ये रिलेशनशिप हो गई। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, देखिए एंटिटीज़ हैं टीचर और स्टूडेंट, तो उनको
रेक्टेंगल से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और टीचेज ये रिलेशनशिप है, तो इसको हमने रोम्बस से डिपिक्ट किया, रोम्बस या डायमंड भी कहते हैं इसको। नाउ अब रिलेशनशिप बहुत टाइप्स की होती है, वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, सबसे पहले है वन टू वन रिलेशनशिप। When only one instance of an entity is associated with the relationship, then it is known as one to one relationship. जब दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप है, और वन टू वन का मतलब होता है उसकी एक इंस्टेंस दूसरे की दूसरे इंस्टेंस से, मतलब वन टू वन रिलेशन होगा। वो देखिए एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा वो आपको। फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल की यदि बात करें, मेल फीमेल दो एंटिटीज़ हैं, तो इनमें वन टू वन रिलेशनशिप मतलब, और रिलेशनशिप किस टाइप का हमने एस्टेब्लिश कर दिया, मैरिज वाला, मैरी। तो वन फीमेल एक मेल से ही मैरी करेगी, ठीक है। इसमें आप एक्सेप्शंस मत लीजिए कि नहीं एक से अधिक से भी कर सकती है या फिर एक मेल एक से अधिक फीमेल से, ये एक्सेप्शंस होते हैं। बट जनरली आप देखिए ना मैरिज में क्या होता है, एक फीमेल एक मेल से ही मैरी कर रही होती है, तो ये किस टाइप का रिलेशनशिप हो गया, वन टू वन रिलेशनशिप। सो अ फीमेल कैन मैरी टू वन मेल एंड अ मेल कैन मैरी टू वन फीमेल, तो ये वन टू वन रिलेशनशिप हो गई। ये देखिए एंटिटीज़ को कैसे लिख देंगे, फीमेल मेल एंटिटीज़ हो गई, रिलेशनशिप क्या है, मैरिज, मैरिड टू। तो वन टू वन रिलेशनशिप मतलब एक फीमेल एक मेल से मैरिज करेगी, या ऑपोजिट ले लीजिए, वन मेल कैन बी मैरिड टू वन फीमेल। ना वन टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होगा, एक तरफ वन इंस्टेंस हो गई, दूसरी तरफ कितनी भी हो सकती है। तो देखते हैं अब ये क्या है। When only one instance of the entity on the लेफ्ट राइट दो एंटिटीज ले लेंगे हम, जैसे यहाँ पे था लेफ्ट की तरफ फीमेल है, देन इधर राइट की तरफ मेल ले लिया, तो दोनों तरफ से एक एक इंस्टेंस जब कनेक्टेड है तो वो वन टू वन हो गई। बट यहाँ लेफ्ट में वन इंस्टेंस हो और यहाँ मोर देन वन इंस्टेंसेस, तो वन टू मैनी हो जाएगा वो रिलेशनशिप। So when only one instance of the entity on the left and more than one instance of an entity on the right associates with the relationship, इस तरीके का जब रिलेशनशिप होगा उनमें, मतलब लेफ्ट साइड का एक इंस्टेंस और राइट साइड का मोर देन वन इंस्टेंस हो सकता है, तो इसको वन टू मैनी रिलेशनशिप कहा जाता है। देन दिस इज नोन एज अ वन टू मैनी रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट और इन्वेंशन के बीच में यदि हम बात करें, तो साइंटिस्ट बहुत सारे इन्वेंशंस कर सकता है, बट एक कोई इन्वेंशन होता है पर्टिकुलरली किसी एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट के थ्रू किया गया होता है, ठीक है। इसको ना ये लॉज मत मानिए कि यूनिवर्सल लॉज है, जस्ट समझाने के लिए जो लिखा है उसको बस समझ लीजिए। सपोज साइंटिस्ट है और इन्वेंशन है, ये दो एंटिटीज़ है, तो रिलेशनशिप किस टाइप का है, साइंटिस्ट इन्वेंट्स इन्वेंशन, तो 1:m मतलब वन टू मैनी का मतलब है एक साइंटिस्ट मैनी इन्वेंशंस कर सकता है। लेकिन ऑपोजिट करेंगे तो मैनी इन्वेंशंस मतलब एक इन्वेंशन पर्टिकुलर किसी एक ही साइंटिस्ट से होगा। तो अभी रिवर्स की हम बात नहीं करें, आप इधर बस इतना समझिए, एक साइंटिस्ट मैनी इन्वेंशंस कर सकता है। नाउ मैनी टू वन मतलब लेफ्ट साइड में मैनी इंस्टेंसेज होंगे लेफ्ट वाली एंटिटी में, और राइट वाली एंटिटी का सिर्फ एक इंस्टेंस होगा। मतलब यहाँ 1m है, उधर हम मैनी टू वन में m यहाँ आ जाएगा, वन इधर, तो उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे हम। मैनी टू वन रिलेशनशिप, when more than one instance of the entity on the left and only one instance of an entity on the right associates with the relationship, then it is known as a many to one relationship। लेफ्ट साइड में कितनी इंस्टेंस होगी, मोर देन वन इंस्टेंस, और राइट साइड में ओनली वन इंस्टेंस, तो इसको मैनी टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एनरोल्स फॉर ओनली वन कोर्स बट अ कोर्स कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट और कोर्स एंटिटीज़ की बात करें, तो स्टूडेंट एक ही कोर्स के लिए एनरोल कर रहा है, बट लेकिन एक कोर्स में मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो जैसे स्टूडेंट और कोर्स ये हमने ले ली एंटिटीज़, और एनरोल इनमें रिलेशनशिप है, तो एम किसी एक कोर्स में एक साथ m स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो गया मैनी टू वन। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में दोनों साइड में m आ जाएगा, मोर देन वन। When more than one instance of the entity on the left and more than one instance of an entity on the right associates with the relationship, then it is known as a many to many relationship. For example, employee can assign by many projects and project can have many employees. Suppose employee और project दो entities है, इसके बीच में relationship है is assign,
m एम्प्लॉयज़ को m नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में हम रख सकते हैं और m नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में m नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। अब ER डायग्राम का जनरल नोटेशन हम देख लेते हैं, नोटेशन ऑफ ER डायग्राम। Database can be represented using the notations. In ER diagram, many notations are used to express the cardinality. These notations are as follows. Cardinality इसको हम डिटेल में फिर कभी देखेंगे जब टेबुलर फॉर्म में मैं आपको दिखाऊंगी डाटा। अभी फ़िलहाल इस पे आप ध्यान मत दीजिए, हम नॉर्मल ER डायग्राम का फ़िलहाल नोटेशन देख लेते हैं कि ये जो अलग अलग रिलेशनशिप्स हमने पढ़ी है तो उनको कैसे हम बहुत शॉर्ट तरीके से कैसे हम उनको डेपिक्ट कर सकते हैं उन नोटेशंस को। तो देखो 1 to 1 के लिए सिंपल लाइन ऐसे दिखेगी, 1 to मैनी के लिए यहाँ पे 1 इस तरीके का बार आ जाएगा और मैनी के लिए ये एरो आ गई, ठीक है। ये वाली चीज़ मैनी के लिए हो गई, ये 1। अब मैनी, सिर्फ मैनी को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, 1 और मोर मैंडेटरी, मतलब 0 भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा, एक या एक से अधिक होना ही चाहिए। तो उसमें ये हो गया मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी। और ये किसके लिए है, 1 एंड ओनली 1, मतलब 1 हो सकती है चीज़ लेकिन सिर्फ एक ही होनी चाहिए, 2 भी अलाउड नहीं है। तो 1 एंड ओनली 1 मैंडेटरी में ये सिंबल यूज़ करेंगे हम। 0 और 1, 0 भी हो सकती है और 1 भी वैल्यू, तो उसके लिए ऐसा कुछ सिंबल आएगा। और इसको भी हम प्रैक्टिकल मतलब और भी एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप बस इतना ध्यान रखिए, आप बस एक ऑर्डर में चीज़ें देखते जाइए, अभी बहुत डेप्थ में हर चीज़ पे मत जाइए क्योंकि ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। आगे के 4-5 वीडियोज़ और आएंगे तो उससे जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको समझ आएगा। 0 और मैनी के लिए ये है ऑप्शनल, मतलब 0 भी हो सकता है और मैनी भी, तो ऐसा कुछ सिंबल आएगा। तो अब जब ये एक डायग्राम के फॉर्म में, यदि ER डायग्राम में ऐसा कुछ होगा तो आप समझ पाएंगे कि ये कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में बात हो रही है। सपोज कंपनी एंटिटी है, एम्प्लॉय है, प्रोजेक्ट्स है, ये कुछ रिलेशनशिप होगी उसमें। अब वही हमने लिखा नहीं, जनरल लिख दिया, तो ये रिलेशनशिप हो गई कंपनी और एम्प्लॉय में, ये एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट्स के बीच में। रिलेशनशिप में कितने इंस्टेंसेस है, ये 1 के लिए है, ये 1 और मोर है, ये देख लीजिए 1 और मोर, ये भी 1 और मोर के लिए है, मतलब मैनी के लिए हो गया, 1 भी हो सकता है इसमें। और ये 0 और मैनी, इसमें 0 प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, मैनी भी हो सकते हैं, तो उसके लिए ये सिंबल्स हो गए, ठीक है। सो ये हो गया नोटेशन ऑफ ER डायग्राम, जनरल नोटेशन है। बाकी हम एक कंप्लीट ER डायग्राम भी देखेंगे अपकमिंग वीडियोस में, उसको कैसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो भी देखेंगे। आप बस एक ऑर्डर में चीज़ें देखते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।